कई बार हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है, वो लिखते समय पेंसिल को बहुत हल्के हाथों से पकड़ते हैं और जो उनकी हैंडराइटिंग होती है वो बहुत ही लाइट होती है। ऐसा लगता है कि बच्चे के हाथ में स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं है, जब उनको कोई फाइन मोटर एक्टिविटी हम करवाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट उनके हाथ में हम पकड़वाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से उसको प्रॉपर ग्रिप के साथ पकड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है राइटिंग की, तो वो पेंसिल को बहुत ही हल्के हाथ से पकड़ कर लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि राइटिंग को उसको रीड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका रीज़न क्या है और हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस खास टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्य चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है उनके विकास के लिए काम कर रहा हूं। देखिए, जब भी बच्चा लाइट हैंड से पेंसिल को पकड़ता है और उसकी राइटिंग बहुत पुअर होती है, तो हमारा पूरा ध्यान उसके फाइन मोटर स्किल में चला जाता है और हम बच्चे के साथ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ उसको करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे का फाइन मोटर एक्टिविटी तो बढ़िया है, बच्चा अच्छे से फाइन मोटर एक्टिविटी कर रहा है, तो यहाँ पर जब राइटिंग की बात आती है तो बहुत हल्के हाथ से लिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पेरेंट्स, इसका सीधा कनेक्शन आता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से, या जिसे हम बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन या मोटर कोऑर्डिनेशन से भी हम कह सकते हैं। देखिए, बच्चे, हम सब जानते हैं कि जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनके 90% बच्चों को क्या होता है, सेंसरी इश्यूज़ रहता है। और ये हमारे जो सेंसेस की अगर हम बात करें, हमारे 7 सेंसेस हैं, उनमें से एक सेंस होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन सेंस या जॉइंट सेंस। अब ये अगर किसी बच्चे का प्रोप्रियोसेप्शन सेंस जो है अगर ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, वो ब्रेन को सही प्रकार से मैसेज नहीं भेज पा रहा है, हमारा जो जॉइंट, जितने भी हमारे जॉइंट वाले जो पार्ट हैं बॉडी के, वो सही से ब्रेन को मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होता है, फिर ब्रेन उसको हमारी बॉडी को बता नहीं पाता कि हमें कितना उस पर जो है, उस किसी भी चीज़ के लिए कितना हमें उसको रिस्पॉन्स करना है। तो ये हमारे बच्चों का लैकिंग रहता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो पाएगा। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको पेंसिल दूँ और आपको बोलूँ कि एक पेपर दे देता हूँ और एक सैंड पेपर देता हूँ और जो फूल होते हैं ना, फूल की पंखुड़ी देता हूँ, और मैं आपको कहूँगा कि इसमें ना अपना नाम लिखिए, तो आप क्या करेंगे? आप पेंसिल को जब पकड़ेंगे तो जो सैंड पेपर होगा उसमें जो अपना नाम आप लिखेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें थोड़ा प्रेशर लगा के आप लिखेंगे, है ना? और जब आपको वो जो फूलों की जो पंखुड़ी है उस पे अपना नाम लिखना होगा, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा लाइट हैंड से पकड़ के आप लिखेंगे ये नाम उसमें, ताकि जिससे क्या होगा कि जो ये पंखुड़ी है वो फट ना जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि आपको सैंड पेपर में लिखने के लिए कितना प्रेशर लगाना है और फूल की जो पंखुड़ी है उस पे लिखने के लिए आपको कितना प्रेशर लगाना है ना? आप दोनों में बराबर प्रेशर तो नहीं लगाएंगे, अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। वो कैसे मालूम पड़ रहा है? वो आपका ब्रेन आपको मैसेज दे रहा है। आपका जो जॉइंट सेंस है, जो आपका प्रोप्रियोसेप्शन जो सेंस है, वो ब्रेन को ये मैसेज दे रहा है कि हमें यहाँ पर इतना प्रेशर लगाना है, यहाँ पर ज़्यादा लगाना है, यहाँ पर कम लगाना है। तो ये जब जिसका प्रोप्रियोसेप्शन सही रहता है तो हम इस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है और जिनको सेंसरी इश्यूज़ रहता है प्रोप्रियोसेप्शन का, तो वो क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता कि हमें उन्हें कितना इसमें प्रेशर लगाना है। ठीक है, तो यही रीज़न हो जाता है कि बच्चा जब राइटिंग एक्टिविटी करता है तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसको एग्जैक्टली कितना प्रेशर से हमें उसको लिखना है। ठीक है, तो ये इसका मेन कारण रहता है। अब बात आती है कि हम अगर ऐसा है तो इसको हम फिर रिज़ॉल्व कैसे करें, कैसे ठीक करें, क्या किया जा सकता है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब इस चीज़ में हमें काम करना होता है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर बच्चे का जो है प्रोप्रियोसेप्शन सेंस सही से काम नहीं कर रहा, तो साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से तो होता ही है, साथ में बॉडी मूवमेंट, ये जो आपका जो है बॉडी कोऑर्डिनेशन का भी इसमें रोल रहता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चे के जो है बॉडी, जो जिसकी जो बॉडी पोजीशन है और जो अलर्टनेस है, उसको हमें बहुत ज़्यादा ही उस पे काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार बच्चे जो लिखता है तो सिर्फ ग्रिपिंग तो लाइट रहता ही है, साथ में उसका जो बॉडी पोस्चर रहता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। कभी वो पीछे होके लिखता है, कभी वो इस तरह से एक तरफ झुक के लिखता है ना? तो यहाँ पर उसके बॉडी पोजीशन पे हमें बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके बॉडी पोजीशन से भी कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि बच्चे का जो अलर्टनेस होती है, बॉडी अलर्टनेस है, वो आ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अब एक वो आता है, बैलेंस बोर्ड आता है ना? आप बच्चे को क्या है, बैलेंस बोर्ड पे खड़ा करिए और उसको कोई चीज़, जो कोई बॉल वगैरह आप उसको कैच करने के लिए दे सकते हैं। तो बच्चा क्या है, उसमें जब उसका बैलेंस भी बनाना है उसको और बॉल को कैच भी करना है या थ्रो करना है या कोई टारगेट में डालना है, तो इस तरह की एक्टिविटी आप उसको दे सकते हैं। तो इसका क्या है, अलर्टनेस बढ़ेगा बच्चे का। बच्चा जो अलर्ट हो पाएगा, अपने बॉडी के
स्पेस को समझ पाएगा कि उसकी बॉडी कहाँ पर है, किस जगह पर है और कितना मुझे उसमें कोऑर्डिनेट करना है। तो ये एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे एक जिम बॉल आता है, आप देखते हैं थेरेपी रूम, जब आप अगर आपने बच्चे की थेरेपी करवाई होगी तो थेरेपिस्ट के पास एक जिम बॉल रहता है जिसे हम फिजियो बॉल भी बोलते हैं। आप बच्चे को जिम बॉल पे जो है एक्सरसाइज करवा सकते हैं, उसमें बैठा के बच्चे को कुछ ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र करने को दे सकते हैं, या उसमें भी आप बच्चे के साथ कैच एंड थ्रो एंड कैच वाली एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी क्या है, बच्चे का जो है जो ये बॉडी मूवमेंट है और जो अलर्टनेस है उसमें से वो एक्टिवेट होता है, इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी आप बच्चे के साथ करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चे को एनिमल वॉक आप बच्चे को करवा सकते हो, जिसमें ये डक वॉक आ जाता है, क्रैब वॉक आ जाएगा, बिल वैरो वॉक जिसे हम कहते हैं। आप बच्चे के दोनों पैर पकड़ लीजिए और बच्चे को हाथ से आगे चलने के लिए बताइए। तो इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। ये भी हेल्पफुल रहता है बच्चे की अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और हम बात कर रहे थे अब दूसरी एक्टिविटी के बारे में। तो ये तो हमने बॉडी मूवमेंट का अलर्टनेस के बारे में बात की, बॉडी पोजीशन के बारे में बात की। अब बात करते हैं उसके मेनली जो है ग्रिपिंग के बारे में और प्रेशर के बारे में। तो देखिए इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप देखेंगे कि जो पेंसिल होता है ना, वो पेंसिल पेंसिल का कोई वज़न नहीं होता है, बहुत लाइट होता है। और अगर आपने बच्चे की जो पेंसिल है उसके टॉप में, पेंसिल के ऊपर ना कोई ऐसा कोई चीज़ आप उसको बांध दो, टाई कर दो, जिससे कि जो पेंसिल का जो वज़न थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को थोड़ा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी लिखते समय। फिर भी मैं बताता हूँ कि जैसे क्ले होता है ना, क्ले थेरेपी वगैरह होता है, उसको आप पेंसिल के ऊपर टॉप में लगा के, या कोई छोटा टावल हो गया या टिश्यू पेपर हो गया, उसको उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल के, कोई मार्बल्स वगैरह डाल के उसको आप रैप करके टेप लगा दीजिए उसमें और पेंसिल के ऊपर। तो क्या होगा, वो पेंसिल हैवी हो जाएगी। तो बच्चा जब पेंसिल को उठाएगा तो बच्चे को क्या प्रेशर देना पड़ेगा उसमें, उसको फील होगा। और जब वो कुछ लाइनें स्ट्रोक बनाएगा तो बच्चे को फील होगा कि उसका हैंड पेंसिल को लेके मूव हो रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चे का जो है जो सेंस की उसको दिक्कत आ रही थी, वो मैसेज जाएगा ब्रेन में कि हाँ, इसको जो है इतना आपको इतना मार्क करना है, इतना लाइन इस तरह से आपको इस डायरेक्शन में खींचना है, ठीक है। तो अपने ऑटोमेटिक उसके बच्चे का जो है प्रोप्रियोसेप्शन वाला सेंस जो है काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एक चीज़ आता है पेरेंट थेरेपी, हम जिसे बोलते हैं थेरेपी बोलते हैं। आप देखना ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, वो बहुत बेनिफिट रहता है हमारे बच्चों के लिए जिनको ये प्रोप्रियोसेप्शन में इशू रहता है ना। थेरेपी आप मंगा लीजिए मार्केट से, और उसमें जो है बच्चे को उससे खेलने दीजिए। उसमें अगर उसको वो खींच रहा है ना, स्ट्रेच कर रहा है, उससे भी क्या है, उसके जॉइंट कंप्रेशन उसको मिलेगा, सेंसरी इनपुट उससे उसको मिलेगा। प्लस आप जो है उसमें बच्चे के साथ पेंसिल से उसको पॉक करने के लिए दे सकते हैं कि बच्चा थेरेपी के ऊपर पॉक कर रहा है, ठीक है। इवन अगर उसमें आप लिखवा भी सकते हैं बच्चे को कि लो बेटा इसमें आप पेंसिल से इसमें लिखो, कुछ भी स्ट्रोक बनाओ, सर्कल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। तो बच्चे को क्या है, एक बच्चा को प्रेशर देगा, उसे फील होगा कि वो कुछ लिख रहा है, कुछ प्रेशर दे रहा है उसमें, ठीक है। आप थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ। कार्डबोर्ड यूज़ कर लीजिए आप, कार्डबोर्ड आता है, कार्डबोर्ड में आप मार्कर से डॉट 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 बना दीजिए और बच्चे को बोलो कि आप इसमें होल करना है आपको पेंसिल से। तो क्या हो, पेंसिल से बच्चा होल करेगा तो ऐसे टच करने में तो होल नहीं होगा, बच्चे को एक वो करना पड़ेगा, प्रेशर के साथ उसको होल करना पड़ेगा। तो बच्चा जब उस पर रखिएगा, जब करेगा होल करेगा, तो क्या है, उसको एक सेंसरी इनपुट मिलेगा, जो मैं बात कर रहा हूँ जॉइंट सेंस का, वो इनपुट उसको मिलेगा। तो ये भी हेल्पफुल रहता है हमारे बच्चों के लिए जिनको प्रोप्रियोसेप्शन में इशू आ रहा है, राइटिंग में मेनली इशू आ रहा है, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी भी बच्चे के साथ करवा सकते हैं। वेजिटेबल कटिंग, ये भी बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। बच्चों को क्या करना है, आपने ना कोई जो ये होते हैं शार्प वाला नाइफ मत दीजिएगा, जिसमें धार ना हो ज़्यादा, वो आप नाइफ बच्चे को दीजिए और बच्चे को वेजिटेबल कट करने के लिए दीजिए। और यहाँ पर ना 2 तरह की वेजिटेबल देना, एक जो है सॉफ्ट से आसानी से कट जाए, और एक जो है थोड़ा जिसमें ताकत लगाना पड़े। अगर मैं बोलूँ कैरेट, आप गाजर दे सकते हो काटने के लिए, और साथ में एक उबले हुए आलू आप उसको रख दीजिए और बोलो इसको काटो। तो उबले हुए आलू को काटने में उसको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, और गाजर को और मूली को कट करने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो यहाँ से जब दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी तो उसका जो है सेंसरी इनपुट से भी उसको मिलता रहेगा, ठीक है। पेरेंट्स ये करवा सकते हैं। एक लास्ट है ट्वीज़र आता है ना, जो चिमटी जैसी होती है छोटी सी, वो ट्वीज़र वाली एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हो। उस ट्वीज़र से कुछ चीज़ें उठाकर ट्रांसफ़र करने वाला। तो क्या होता है बेसिकली ना, आप एक काम करना, ट्वीज़र लेना और ना 2 तरह की चीज़ें लेना। एक पॉम लेना जो बहुत सॉफ्ट लाइट होता है, और एक पत्थर लेना, छोटे छोटे भारी हो, लेकिन छोटे पत्थर हो लेकिन हैवी हो। अब बच्चे को बोलो कि अब इसको 1 बाय 1 आप जो है किसी टोकरी में डालो। तो बच्चा पहले स्टोन उठाएगा और डालेगा, फिर पॉम उठाएगा डालेगा, फिर स्टोन उठाएगा, फिर पॉम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो स्टोन उठाएगा तो उसको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा,
क्योंकि इसने जिस हिसाब से आप पम को उठाएंगे उसमें बहुत लाइट होता है पम वो आराम से उठ जाएगा, कम प्रेशर में उठ जाएगा। लेकिन स्टोन को उठाने के लिए प्रेशर ज़्यादा लगाना होगा। तो बच्चे को एक 1 बाय ये दोनों चीज़ें एक साथ देते रहना। तो बच्चे इससे क्या होगा, उसका जो ये प्रोप्रियोसेप्शन वाला सेंस है वो प्रॉपर से फिर काम वहाँ पर करेगा। ठीक है पेरेंट्स। तो और हाँ, एक लास्ट बात है, बच्चों को जब राइटिंग आप करवाते हैं ना तो कई बार बच्चे का जो ग्रिपिंग होता है वो भी सही नहीं होता है। तो आप बच्चों को ना ग्रिपर यूज कर सकते हैं बच्चे के साथ लिखते समय। पेंसिल ग्रिपर आता है, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके बच्चे के लिए। अगर कोई आपका कंसर्न है, कुछ अगर आप चाहते हैं पूछना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की या उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है पेरेंट्स, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।